ये देखिए मम्मी जी, मैं आपके लिए और मेरे लिए ये वाली साड़ियाँ लाई हूँ। बोलते हुए प्राची अपने हाथ में लिए हुए बैग में से साड़ियाँ निकालने लगी। कावेरी जी ने जैसे ही उन साड़ियों की तरफ नज़र घुमाई तो उनका मुंह फूल गया और वह बोली, बहू मुझे तो बिल्कुल अच्छी नहीं लगी तुम्हारी लाई हुई साड़ियाँ। तुम जानती तो हो मेरे लिए साड़ी हमेशा तुम्हारी ननद सोनिका ही लाती है, और मैं तो कहती हूँ कि तू भी अपना ज़्यादा दिमाग मत चलाया कर। तुम्हारी साड़ी भी मैं उसी से मंगवा दिया करूँगी, वह खुशी खुशी ला देगी बेचारी। तुम देखती तो हो वो कितना करती है इस घर के लिए, और उसकी पसंद भी हमेशा से ही अच्छी रही है। प्राची बहुत प्यार से अपनी सास और अपने लिए साड़ी लाई थी, मगर अपनी सास के मुंह से ये बात सुनकर प्राची का दिल फिर एक बार चूर चूर हो गया। प्राची की शादी के बाद वह पहली बार अपने हाथ से कुछ खरीद कर लाई थी, मगर वह भी मम्मी जी को पसंद नहीं आया। जबकि प्राची के मायके में तो सब प्राची की पसंद पर नाच करते हैं, पर यहाँ न जाने क्यों मम्मी जी को मेरी लाई हुई चीज़ पसंद नहीं आती। यही सोचते सोचते प्राची को उस दिन की बात याद आने लगी जब प्राची अपनी सास और ननद के साथ बैठी हुई थी और बाहर चूड़ियाँ बेचने वाला आया था। तो कावेरी जी अपनी बेटी से बोली, सोनिका मुझे चूड़ियाँ खरीदनी हैं, चल बाहर से चूड़ियाँ ले लेते हैं। प्राची भी उन दोनों के साथ बाहर आ गई। प्राची को लाल रंग की चूड़ियाँ बहुत पसंद आई और सोनिका को हरे रंग की पसंद आई। तो प्राची बोली, मम्मी लाल रंग की चूड़ियाँ बहुत अच्छी लगती हैं, ये ले लो। लेकिन कावेरी जी तब भी यही बोली कि सोनिका को हरा रंग पसंद है तो हरा ही खरीद लेती हूँ। आखिरकार अब तक सोनिका के पसंद की ही तो पहनती आई हूँ। और सोनिका की तरफ देखते हुए बोली, सोनिका तेरे लिए भी चूड़ियाँ खरीद ले बेटा, तूने भी तो पुरानी चूड़ियाँ पहन रखी हैं। हाँ मम्मी, बहुत समय से नई चूड़ियाँ नहीं खरीदी हैं, मैं भी ले ही लेती हूँ। कावेरी जी ने जबरदस्ती बेटी के लिए भी नई चूड़ियाँ खरीद ली, मगर प्राची को किसी ने एक बार भी ये नहीं पूछा कि क्या उसे भी चूड़ियाँ चाहिए या नहीं। खैर प्राची ये माँ बेटी का ड्रामा तो काफ़ी दिनों से देखते ही आ रही थी। इतने में ही कावेरी जी के मोबाइल की घंटी बजी तो प्राची की तंद्रा टूटी। देखा तो उनकी बेटी सोनिका का ही फ़ोन था। सोनिका का फ़ोन उठाया ही नहीं कि कावेरी जी पहले ही बोल पड़ी, हो सके तो शाम को ही घर आ जा बेटी, तेरी भाभी न जाने कहाँ से साड़ियाँ उठा लाई है जिसे बदलवानी पड़ेंगी। शाम को तू आ जाती तो तेरी भाभी के साथ जाकर बदलवा देती। ये सब सुनकर प्राची उदास हो गई। प्राची की शादी को 2 साल से ऊपर हो चुके थे, मगर अभी भी घर में सासू माँ के मुँह पर हमेशा उनकी बेटी सोनिका का ही नाम रहता था। प्राची अपने घर के प्रति समर्पित एक समझदार बहू हैं, मगर कावेरी जी कभी प्राची को एक बहू वाला दर्जा दे ही नहीं पाई, क्योंकि उनके दिमाग में हमेशा उनकी बेटी सोनिका ही रहती थी। सोनिका जब भी आती अपने साथ कठिनाइयों का खजाना ले आती। उनके मुंह से हमेशा एक नई कठिनाई सुनने को मिलती, जिस वजह से प्राची को भी उन पर दया आ जाती। सोनिका का मायका और ससुराल दोनों ज़्यादा दूर नहीं थे, इसीलिए शाम को ही सोनिका अपने मायके आ गई। अपनी बेटी के आते ही सासू माँ तुरंत उसके पास बैठ गई और बोली, बेटा कैसी है तू, और जमाई बाबू के व्यवहार में अब कुछ बदलाव आया भी है या नहीं। नहीं मम्मी, उनके व्यवहार में बदलाव आना होता तो कब का आ गया होता। अब तो मुझे नहीं लगता कि अब वो कभी बदलेंगे। अपनी बेटी को उदास देख कावेरी जी बोली, तू चिंता मत कर बेटा, हम लोग हमेशा तेरे साथ खड़े हैं। तभी सोनिका मौके का फ़ायदा उठाते हुए बोली, मम्मी मुझे ज़रा 10,000 रुपये दे देना, दोनों बच्चों की स्कूल की फ़ीस भरनी है। हाँ हाँ बेटी, रुक अभी लाती हूँ। कहते हुए कावेरी जी अपने कमरे में जाकर अलमारी खोलने लगी और पैसे लाकर सोनिका के हाथ में रख दिए। प्राची जब से इस घर में आई थी तब से यही देख रही थी कि उसके सास ससुर बार बार बेटी को पैसे देते हैं। थोड़ी देर बाद सोनिका और प्राची साड़ियाँ बदलवाने गई, जहाँ सोनिका ने अपने लिए भी एक साड़ी खरीद ली और सासू माँ से लिए हुए पैसों में से ही उसने साड़ी के पैसे दिए। प्राची को पहले तो सोनिका दीदी पर बहुत दया आती थी, क्योंकि वह हमेशा बताती थी कि उनके पति और ससुराल वाले मिलकर उन पर बहुत अत्याचार करते हैं। मगर बार बार सोनिका का यूँ अपने मायके से पैसे लेना अब प्राची को भी अखरने लगा था
और आज तो सोनिका ने हद ही कर दी। जो पैसे उन्होंने मम्मी जी से बच्चों के स्कूल की फीस के नाम से लिए थे, उसी में से उन्होंने अपने लिए इतनी महंगी साड़ी खरीद ली। आज प्राची को ये बात बिल्कुल हजम नहीं हुई और रात में वो अपने पति रमेश से बोली, सोनिका दीदी को हमारे घर से बार बार पैसे क्यों दिए जाते हैं? तो रमेश बोला, अरे प्राची, सोनिका दीदी का पति दीदी और उसके बच्चों का खर्चा कहाँ उठाता है? दोनों पति पत्नी के संबंध बिल्कुल अच्छे नहीं हैं, इसीलिए मम्मी और पापा सोनिका दीदी और उनके बच्चों के सारे खर्चे उठाते हैं। और वैसे भी वह सारा पैसा मम्मी पापा का है, वो चाहे जिस पर खर्च करें, हमें क्या। रमेश की बात सुनकर प्राची को थोड़ा अजीब लगा, क्योंकि माँ बाप के पैसों पर बेटा और बेटी दोनों का हक बराबर का होता है। अगर बेटी दुखी है तो उसके प्रति फर्ज निभाना माँ बाप का कर्तव्य है, परंतु अपने बेटे के लिए पैसे बचाना भी तो उनका फर्ज है। नवरात्रि चल रही थी और 3 दिन बाद घर में माताजी का कीर्तन था, जिसकी तैयारी में प्राची सुबह से लगी हुई थी। सभी आस पड़ोस वाले और रिश्तेदारों को आने का न्योता दे दिया गया था। माताजी के कीर्तन में प्राची ने सब लोगों का खूब अच्छे से स्वागत किया। भजन कीर्तन से लेकर खाना पीना, एक एक चीज का प्राची ने बहुत अच्छे से ध्यान रखा था। अंत में सभी रिश्तेदारों ने प्राची की बहुत तारीफ की। उस दिन प्राची की सास कावेरी जी को भी प्राची पर थोड़ा गर्व महसूस हुआ। कीर्तन में सोनिका दीदी और उसके पति भी आए हुए थे। दोनों दूर बैठकर कुछ अपने ही बातों में मगन थे और हंस हंस कर बातें कर रहे थे। उन दोनों को देखकर प्राची सोचने लगी कि इन दोनों को देखकर तो ऐसा बिल्कुल नहीं लग रहा है कि इन दोनों के बीच में कुछ मनमुटाव होगा। और आखिर दुनिया में ऐसा कौन सा पति होगा जो अच्छा खासा कमाते हुए भी अपनी पत्नी और बच्चों का खर्चा ना उठाता होगा। दीदी और जीजा जी तो इतने सालों बाद भी इतने सारे लोगों में बैठकर इस तरह से बात कर रहे हैं जैसे कोई नवविवाहिता जोड़ा हो। जब प्राची ने सोनिका और उसके पति को नाश्ता दिया तो दोनों एक ही प्लेट में नाश्ता करने लगे। प्राची को जैसे आज शक नहीं यकीन हो चला था कि दीदी और जीजाजी में बहुत गहरा प्यार है। तो क्या दीदी यहाँ मायके में जीजाजी के खिलाफ सब कुछ झूठ बताती है? दीदी की वह एक के ऊपर एक कठिनाइयाँ क्या सिर्फ वो दिखावा है? लेकिन दीदी अपने ही मायके वालों को इतना झूठ क्यों बोलेगी? मायके वालों से तो एक बेटी का अटूट रिश्ता होता है। इतना झूठ क्या सिर्फ पैसों के लिए? क्या एक बेटी अपने मायके वालों से इतना झूठ बोल सकती है? प्राची के मन में बहुत सारे सवाल खड़े हो गए थे। उतने में प्राची को पीछे से किसी ने आवाज़ लगाई। प्राची ने सारे विचार एक तरफा रखे और फिर से मेहमानों की आवभगत में लग गई। मगर उस रात प्राची के मन में सवाल आने लगे कि कहीं ऐसा तो नहीं कि सोनिका दीदी अपने पति की सारी कमाई बचाकर इस घर से अपने खर्चे पूरे कर रही हो, क्योंकि वह जानती है कि उनके मम्मी पापा के पास बहुत सारा पैसा है। क्योंकि दीदी और जीजाजी दोनों को देखकर तो बिल्कुल नहीं लग रहा था कि जीजू और उनके बीच का रिश्ता सामान्य नहीं है। प्राची जानती थी कि उसके पति या सास ससुर से तो इस बारे में बात करके कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि वे लोग सोचेंगे कि मुझे सोनिका दीदी से जलन है, इसीलिए मैं ये सब बोल रही हूँ। वैसे भी एक बेटे के बारे में माँ बाप कभी गलत क्यों सोचेंगे? वह अगली बार का इंतजार करने लगी कि देखते हैं दीदी फिर से कब पैसे मांगती है। दूसरी ओर सास कावेरी जी के व्यवहार में काफ़ी बदलाव आ चुका था, क्योंकि नवरात्रि में जब से सारे रिश्तेदारों ने उनकी बहू की तारीफ की थी, तब से कावेरी जी को भी अपनी बहू थोड़ी थोड़ी अच्छी लगने लगी थी। अब वह ज़्यादा टोका टाकी भी नहीं करती थी और हर मसले में प्राची की राय भी पूछने लगी थी। प्राची भी सासू माँ में आए बदलाव से खुश थी। थोड़े दिन बाद सोनिका ने अपनी माँ कावेरी जी को फ़ोन किया और बोली, मम्मी रमेश से कहो जल्दी से मेरे नंबर पर 10,000 रुपये गूगल पे कर दे, क्योंकि बिजली का बिल न भरने की वजह से बिजली वालों ने हमारे घर की लाइट काट दी है। कावेरी जी ने तुरंत फ़ोन रखा और रमेश को 10,000 रुपये सोनिका को गूगल पे करने के लिए कहा। तभी प्राची बोली, रुको रमेश, पहले मेरी बात सुनो। फिर प्राची कावेरी जी से बोली, मम्मी जी ये तो बहुत गलत हो रहा है सोनिका दीदी के साथ।
उनकी शादी को 10 वर्ष हो गए हैं और अगर उनके पति और सोनिका दीदी का रिश्ता इतना ही खराब चल रहा है तो दीदी को ऐसे पति के साथ रहने की क्या ज़रूरत है। दीदी को और उनके बच्चों को हमेशा के लिए यहाँ मायके आ जाना चाहिए। वैसे भी उनका सारा खर्चा हम ही तो उठाते हैं और हमें उनके पति के खिलाफ भी कंप्लेन करनी चाहिए। ऐसे आदमी के साथ रहकर दीदी का क्या फ़ायदा जो ना दीदी को प्यार देता है और ना ही पैसा। मैं तो कहती हूँ मम्मी जी, हमें इन दोनों का तलाक करवा देना चाहिए। कम से कम सोनिका दीदी का ऐसे आदमी से पीछा तो छूटेगा और दीदी हमेशा यहाँ मायके में रहेगी तो उन्हें हमेशा हमारी सपोर्ट भी मिलती रहेगी। वहाँ दूर बैठे बैठे न जाने बेचारी कितनी परेशान होती होगी और कितनी ही बातें हमसे कह भी नहीं पाती होगी। कावेरी जी को भी प्राची की बात बिल्कुल सही लगी और वह बोली, हाँ बहू, तुम बिल्कुल सही कह रही हो। वैसे भी सोनिका पहले से ही इतनी दुखी है, जब भी फ़ोन करती हूँ तो रोती ही रहती है। बेचारी को एक पल का सुख ना मिल सका उस आदमी से। ऐसे निर्लज आदमी के साथ रहने से क्या फ़ायदा जो मेरी बेटी को हर पल नीचा दिखाता हो। रुको, मैं अभी फ़ोन लगाती हूँ और कह देती हूँ कि हमेशा के लिए छोड़ दे ऐसे पति को। काश ये बात पहले ही मेरे दिमाग में आ गई होती तो मेरी बेटी को इतने दुख नहीं देखने पड़ते। हमें पहले ही अपनी बेटी और नाती नातिन को यहाँ ले आना चाहिए था। कावेरी जी ने सोनिका को फ़ोन लगाया तो वहाँ से सोनिका और उसका पति सुशील एक दूसरे के सामने मुस्कुराने लगे। तभी उसका पति बोला, लगता है पैसे भेज दिए होंगे, तभी फ़ोन आया है तुम्हारी मम्मी का। तो सोनिका ने खुशी से फ़ोन उठाया और बोली, हाँ मम्मी, पैसे भेज दिए क्या? तो कावेरी जी बोली, बेटा तुम और तेरे बच्चे हमेशा के लिए यहाँ आ जाओ। ऐसे निर्लज आदमी के साथ क्या रहना जो तुम्हें इतना दुख देता हो। सोनिका ये बात सुनकर स्तब्ध रह गई और बोली, मम्मी ये क्या कह रही हो तुम? समाज क्या कहेगा, आस पड़ोस के लोग क्या कहेंगे? मुझ में इतनी ताकत नहीं है कि मैं जमाने का सामना कर सकूं और सभी को दलीलें दूं। इसीलिए मुझे नहीं आना मम्मी मायके। अपनी बेटे की बात सुनकर कावेरी जी बोली, बेटी जमाने भर को दलीलें देने हम जो बैठे हैं, तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं है किसी के आगे अपनी सफाई देने की। बस अब बहुत हुआ, तू एक पल भी वहाँ नहीं रहेगी ऐसे आदमी के साथ जिसने तेरे साथ इतनी बदसलूकियाँ की। दरअसल गलती हमारी ही थी जो सब कुछ जानते हुए भी तुझे ऐसे आदमी के साथ रहने दिया। वैसे भी जब से तेरी शादी हुई है तब से ही तेरा और बच्चों का सारा खर्चा हमने ही तो उठाया है, तो फिर तेरा ये खर्चा हम तुम्हें अपने पास रखकर भी तो उठा सकते हैं। वो तो आज बहू ने मुझे ये बात सुझाई तो मुझे भी ख्याल आया कि हमने तुझे इतने सालों से ऐसे आदमी के साथ रहने ही क्यों दिया। बस अब तो आ जा बेटी। अपनी माँ के मुँह से ऐसी बातें सुनकर सोनिका घबरा गई और वो समझ गई कि इससे पहले कि मम्मी को सच पता चल जाए मुझे फ़ोन रख देना चाहिए। सोनिका बोली, मम्मी मैं मायके नहीं आ सकती हूँ, मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ। चलिए अभी मैं फ़ोन रखती हूँ। फ़ोन रखने के बाद सोनिका का पति सुशील बोला, क्या हुआ, पैसे आ गए क्या? तो सोनिका बोली, पहले की बात और थी सुशील, अब वहाँ मेरी भाभी आ चुकी है जिसने शायद हमारी ये चालाकी पकड़ ली है। अब हमारे पास कोई पैसे वैसे नहीं आने वाले। हमारी भलाई इसी में है कि हम अब वहाँ से पैसे ना लें। थोड़े दिनों तक तो सोनिका मायके भी नहीं आई। अब तो प्राची को पूरा यकीन हो चुका था कि सोनिका दीदी झूठी बोलती थी और चोरी पकड़े जाने पर अब उसने यहाँ आना भी छोड़ दिया। बहुत दिन निकल जाने के बाद भी सोनिका मायके नहीं आई तो कावेरी जी ने आज उसे अपनी कसम देकर घर बुलाया तो सोनिका अपने मायके आई। शाम को दोनों माँ बेटी आंगन में बैठकर चाय पी रही थी। तभी कावेरी जी बोली, बेटी मेरे फैसले पर तूने विचार किया या नहीं? तो सोनिका बोली, मम्मी अब सुशील में धीरे धीरे बदलाव आ गया है। उस दिन मैंने उसे बोल दिया था कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो मैं तुम्हें छोड़कर मायके चली जाऊंगी। मेरे हमेशा मायके चले जाने की धमकी सुनकर वो घबरा गया और अब तो वो मुझे पैसे भी देने लगा है। कहते हुए उसने चोर निगाहों से प्राची की तरफ देखा। प्राची वहीं खड़ी खड़ी मुस्कुरा रही थी। फिर एक दिन जब कावेरी जी कुछ काम से बाहर गई तो प्राची बोली, सोनिका दीदी, एक बेटी का अपने मायके से अटूट रिश्ता होता है।
क्योंकि उसने वहाँ पर अपनी ज़िंदगी के 20-22 वर्ष बिताए होते हैं। इसीलिए अपने मायके वालों से झूठ बोलने के बारे में एक बेटी सोच भी नहीं सकती। मगर कुछ लोग लालच में कुछ भी कर सकते हैं, ये बात अब समझ आई है मुझे। तभी सोनिका घबराते हुए बोली, प्राची प्लीज, ये बात मेरे माता पिता या मेरे भाई को किसी को मत बताना, उन सब का मुझ पर से भरोसा टूट जाएगा। दीदी मैं जानती हूँ, इसीलिए तो अब तक मैंने किसी से कुछ नहीं कहा, वरना कब की आपकी असलियत सबके सामने ला देती। पर मैं नहीं चाहती थी कि वो माता पिता जो अपनी बेटी पर इतना भरोसा करते हैं, उनका उस पर से वो भरोसा उठ जाए। तो दोस्तों, कभी कभी कुछ लोग लालच में इतने अंधे हो जाते हैं कि वो अपनों के भरोसे का ही गलत फ़ायदा उठाने लगते हैं, मगर ये भूल जाते हैं कि झूठ को चाहे कितना ही लाख लपेट कर बोल दिया जाए, लेकिन वह एक दिन सामने आकर ही रहता है। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल कहानी विद देवांशी को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।